हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। इससे पहले का वीडियो में हम लोगों ने डलहौजी का हम लोगों ने क्या कार्य था वो सब देख लिए थे। इसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ। तो आर्थिक नीतियाँ में क्या थी, सबसे पहले क्या है आपका, इसमें उपनिवेशवाद व उसके चरण ये पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आपका है भू राजस्व नीति। फिर तीसरा क्या है, कृषि का वाणिज्यीकरण। फिर नेक्स्ट क्या आपका औद्योगिक नीति, अंग्रेजों का क्या क्या औद्योगिक नीति थे। तो और इसके अंदर में देखेंगे हस्तशिल्प उद्योगों का पालन। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या, रेलवे का विस्तार। और फिर देखेंगे धन की निकासी। तो ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं उपनिवेशवाद पे। तो उपनिवेशवाद क्या है आपका, तो उपनिवेशवाद क्या है कि उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है जिसके तहत ब्रिटिश राष्ट्र द्वारा एक अल्प विकसित देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। ऐसा करने वाला देश औपनिवेशिक शक्ति मात्र देश कहलाता है। उपनिवेशवाद क्या है कि मतलब कोई देश अगर दूसरे देश जो अल्प विकसित देश है उसको क्या करता है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर शोषण करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। इसमें क्या, उपनिवेशवाद के अंदर बनाई गई नीतियां का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, मातृ देश का लाभ पहुंचाना। इस दृष्टि से ब्रिटिश ने अपने भारत उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समय समय पर नीतियां बनाई और परिवर्तन चाहे जो होता रहे, किंतु उसमें शोषण की प्रवृत्ति अनिवार्य शामिल रही। आर आरपी दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए हैं। ये 3 चरण कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आपका व्यापारिक पूंजीवाद, दूसरा क्या औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा क्या है वित्तीय पूंजीवाद। तो इसमें से पहला चरण क्या है आपका व्यापारिक पूंजीवाद के चरण। पहला क्या है 1757 से 1813 के बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको प्रथम चरण बोला गया है। इस चरण में ब्रिटिश के प्रमुख उद्देश्य, उनके क्या क्या उद्देश्य थे। तो पहला क्या है आपका भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम से कम मूल्यों पर वस्तु की खरीद कर उसे यूरोप में अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, चौथा पॉइंट क्या है, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी को हर संभव तरीके से बाहर निकालना। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या है आपका, निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। निवेश से तात्पर्य है कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं को खरीद कर उसे यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाती थी। वस्तुतः इसके माध्यम से अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जो भी राजस्व था अब इंडिया से ही, मतलब बंगाल का एरिया से ही मतलब मिल जाता था। इसलिए क्या करता था कि अब वहाँ से धन लाने की जरूरत नहीं थी खरीद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका छठा, इस चरण में कंपनी ने राजनीतिक दृष्टि से घेरे की नीति पर बल दिया और सामाजिक सांस्कृतिक मामले का में हस्तक्षेप नीति पर बल दिया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा क्या है औद्योगिक पूंजीवाद। ये कब से कब तक रहा आपका, 1813 से 1860 तक रहा। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गई। बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई और अतः कच्चे माल एवं खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ी, तो दूसरी तरफ कारखाना निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु एक विशाल बाजार की आवश्यकता थी। जब ब्रिटेन में जब मतलब औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो उस समय क्या था कि कच्चे मालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और कच्चे माल को लोग फिनिश गुड में चेंज करते, तो उसके लिए बड़े बाजार की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ मार्केट में बिकेगा, लोग कंजप्शन करेंगे तभी तो डिमांड बढ़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि इसलिए बड़े बाजार की आवश्यकता थी। तो इसकी पूर्ति के लिए भारत में ब्रिटिश ने नीतियां बनाई और भारत के प्रति ब्रिटेन से मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। और इस क्रम में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और प्रत्येक ब्रिटिश के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया गया। अब भारत को कच्चे माल के निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयात बना दिया गया, ठीक है। भारतीय क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई गई, अर्थात युद्ध एवं विलय की नीति को लागू की गई। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इस क्रम में विभिन्न समाज सुधार कानून बनाए गए। भारतीय समाज संस्कृति की तीव्र आलोचना हुई। इसके बाद क्या आपका नेक्स्ट है आपका वित्तीय पूंजीवाद। इसमें क्या है आपका ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अत्यधिक पूंजी एकत्रित हो गई थी, अतः इसके लिए ऐसे निवेश करने
ऐसे निवेश करने के क्षेत्र की आवश्यकता थी जहां मुनाफा निश्चित होता। इसके लिए उपनिवेशों की ओर कदम बढ़ाया गया, क्योंकि वहां श्रम सस्ता था और बागानी कृषि खनन में निवेश के माध्यम से मुनाफे पर बल दिया गया। इस क्रम में रेलवे, बैंकिंग, जहाजरानी उद्योग, बागानी कृषि के क्षेत्र में निवेश कर लाभ कमाया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रिटिश के भू राजस्व की नीति। इसमें क्या है आपका, पृष्ठभूमि फर्स्ट है वो आपका, दूसरा विभिन्न नीतियां, और तीसरा इसके परिणाम क्या क्या हुए वो देखेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि विभिन्न नीतियों में कौन कौन सा था। तो सबसे पहले क्या था, अस्थाई बंदोबस्त था, दूसरा क्या था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा क्या था, महालवाड़ी बंदोबस्त। इसको हम नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। अब क्या, अस्थाई बंदोबस्त, इसको किसने स्टार्ट किया था, तो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। पृष्ठभूमि इसका क्या है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए धन की आवश्यकता थी। वस्तुतः सैनिक सामग्रियों को खरीद, अधिकारियों के वेतन के भत्ते आदि के लिए धन की आवश्यकता थी, और भारत में आय का सर्व प्रमुख स्रोत क्या था, भू राजस्व था। अतः अंग्रेजों ने भू राजस्व पर बल दिया और इस संबंध में विभिन्न नीतियां बनाई। इन नीतियों में ऊपरी स्तर पर चाहे जो अंतर दिखाई देता हो, किंतु उनका लक्ष्य एक ही था कि अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना। ठीक है, भिन्न भिन्न नीतियां अथवा भू राजस्व की भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाए जाने के कारण यूरोप में प्रचलित विचारधारा तथा स्थानीय परिस्थितियां थी। सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त के बारे में सुझाव किसने दिया, फ्रांसीसी ने दिया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने 1790 में इस व्यवस्था के शुरू किया, जिसे 1793 में संचालकों की अनुमति से अस्थायी रूप से दे दिया गया। मतलब 1793 में इसको लागू किया गया। इस तरह से अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। कब हुई है, तो 1793 में स्टार्ट हुआ। इसको कौन किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इस बंदोबस्त को लागू करने के लिए कॉर्नवालिस एवं ब्रिटिश अधिकारी कौन था, जॉन शोर था, से सहमत था। ठीक है, अब अस्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था, इसमें क्या उद्देश्य था कि सबसे पहला इसमें क्या है कि भू राजस्व की अधिकतम राशि अस्थायी रूप से प्राप्त करना। ठीक है, पहला उद्देश्य था। दूसरा क्या था, क्या भारत में ऐसे समर्थक वर्ग का निर्माण करना जो शासन सत्ता में ब्रिटिश का सहयोगी हो। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रशासनिक कठिनाइयों से बचते हुए ब्रिटिश आर्थिक हित प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, कृषि का विकास करना। विशेषताएं क्या थी, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूस्वामी माना गया और कृषक मात्र उसकी भूमि पर खेती करने वाला। इसमें क्या है कि आपको जो जमींदार थे, जमींदारों को जमीन, जितना भी जमीन था वो जमींदारों के अंदर में कर दिया गया, और कृषि को क्या है, सिर्फ वो काम करने के लिए उनका जमीन पर कोई भी अधिकार नहीं था। इसमें ये था। दूसरा पॉइंट, इस भूस्वामी जमींदार वर्ग से सरकार ने लगान संबंधी समझौता किया, और इस व्यवस्था में भू राजस्व उत्पादन में हिस्सा नहीं बल्कि भूमि का किराया था। ठीक है, अब जमींदारों अर्थात मध्यस्थों को भूमि बनाकर भू राजस्व में सरकार एवं जमींदार का अंश निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्या है आपका, भू राजस्व का 10/11 भाग सरकार को देना होगा। दूसरा 1/11 भाग जमींदार को मिलना था। चौथा नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, भूमि को खरीद बिक्री का योग बना दिया गया और भूमि पर से किसानों का परंपरागत अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब चारागाह, तालाब, नदी जैसी सार्वजनिक भूमि भी जमींदारों के अधिकार में चली गई। ये एक क्या था, इसको क्या कहा गया, एक सूर्यास्त कानून कहा गया, जिसके तहत एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त तक सरकार को लगान का भाव नहीं चुकाया गया तो जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनकी जमींदारी नीलाम कर देती थी। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या है आपका, कि अस्थायी बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत के मतलब 19% क्षेत्र पर लगा हुआ था, जिसमें कहाँ कौन कौन से थे, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा का क्षेत्र था, यूपी का बनारस डिवीजन हो गया, और उत्तर कर्नाटक शामिल था। तो अस्थायी बंदोबस्त ने हम लोगों ने क्या देखा, इसको लागू कब हुआ, ये 1793 में लागू हुआ। किसने लागू किया इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, और उसके सैन्य अधिकारी कौन थे, जॉन शोर ने किया। इसमें क्या था कि आपका जो भी जमीन थे उनको सब जमींदारों के अधिकार में चल जाएंगे, और जो भी वहाँ कृषक रहेंगे वो कृषक सिर्फ वहाँ काम करेंगे, और उसको जमींदारी किसको देना पड़ता था, ब्रिटिश को देना पड़ता था। कितना भाग देना पड़ता था आपका, 10/11 भाग देना पड़ता था, और 1/11 भाग क्या है आपको, वो जमींदार रखता था। अब इसके परिणाम क्या क्या हुए, तो सकारात्मक परिणाम क्या हुआ कि अस्थायी बंदोबस्त से ब्रिटिश को नियमित आय प्राप्त होने लगी। अब बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के राज्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना था।
ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस दूसरा सकारात्मक क्या पॉइंट हुआ कि एक समर्थक जमींदार वर्ग अस्तित्व में आया जो शासन सत्ता में ब्रिटिश का सहयोगी रहा, बार बार लगान निर्धारण से होने वाली। तीसरा, भारतीय संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि जमींदारों की भूमि का पैतृक अधिकार होने से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इससे कालांतर में एक नवीन मध्य वर्ग का विकास हुआ, जिससे भारतीयों की ओर से हो रही ब्रिटिश आर्थिक शोषण का उजागर किया। नेक्स्ट, इसका नकारात्मक क्या हुआ, नकारात्मक परिणाम क्या हुआ, भारतीय कृषि एवं किसानों पर इसका अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस व्यवस्था से किसानों का शोषण हुआ। दूसरा, इसमें किसानों के हितों की सुरक्षा की कोई बात नहीं थी, उन्हें जमींदारों की दया दृष्टि पर छोड़ दिया गया। दूसरा पॉइंट, इस व्यवस्था के उपज में 3 भागीदार थे। कौन कौन से थे, एक सरकार था, दूसरा कौन थे, जमींदार था, और तीसरा क्या थे, कृषक थे। तो सरकार और जो जमींदार थे इसका तो निश्चित आय था, लेकिन कृषक का कोई निश्चित आय नहीं था, क्योंकि ये किसका था, जमींदार के ऊपर डिपेंड हो गया था। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें सरकार पर जमींदार का आय निश्चित कर दी गई, जबकि किसान अनिश्चित स्थिति में था और जमींदारों को इच्छा पर निर्भर करता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था से अनुपस्थित जमींदार प्रथा का विकास हुआ, परंतु अत्यधिक लगान के कारण जमींदार इसका भुगतान करने में असमर्थ हुए, तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। फलतः दूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जब व्यापारी साहूकारों ने की जमींदारी प्राप्त की और अपने एजेंट के माध्यम से संबंधित क्षेत्र पर भूराजस्व की वसूली की, फलतः बिचौलियों का श्रृंखला बढ़ी। इसके बाद क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी जमींदार अगर जो राजस्व है नहीं दे पाते थे, तो उनको जो जमीन था नीलाम कर दिया जाता था और उसको धीरे धीरे दूसरे व्यापारी को, मर्चेंट को दे दिया जाता था। अब मर्चेंट क्या करते थे या साहूकार क्या करते थे, व्यापारी वो अपना एजेंट रखते थे, उसको क्या करते, उसको कर इकट्ठा करने के लिए उसको भेजते थे। इस तरह एक एजेंट या फिर बिचौलियों का श्रृंखला आया, मतलब ये प्रचार में आया। इसके कारण क्या हुआ, किसानों का बहुत शोषण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कृषि का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि किसानों के पास पूंजी नहीं थी और बिचौलियों जमींदारों के कृषि का विकास में रुचि नहीं थी। नेक्स्ट छठा पॉइंट क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त से ब्रिटिश का भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वस्तुतः आय निश्चित व स्थिर हो जाने से अब उनकी बढ़ती आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही थी, तो साथ ही जमींदारी के अत्यधिक शोषण से कृषक का विद्रोह का सामना भी सरकार को करना पड़ा। इस दृष्टि से यह बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था। अब इसके निष्कर्ष क्या थे, निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई, सही बात है। दूसरा क्या, आपका किसानों का निर्धारीकरण हुआ, अकाल की बारंबारता बढ़ी और इस पद्धति से लागू करने में ब्रिटिश को इस दृष्टि से साहसी माना जाता है। उन्होंने पहली बार संपत्ति अधिकारों का स्पष्ट पहचान की और जमींदार बिचौलियों की भूस्वामी बना दिया। ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का एक आंसर दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। उत्तरदायी कारक इसके क्या हैं, इसमें दूसरा क्या, इसकी विशेषताएं क्या थी और इसका परिणाम क्या हुआ। इसमें क्या स्थायी उत्तरदायी कारक में क्या है, आपका स्थानीय परिस्थितियां, दूसरा ब्रिटिश की आवश्यकताएं और तीसरा क्या देखेंगे, यूरोपीय का विचारधारा। इसमें क्या है, रैयतवाड़ी का मतलब हो गया, रैयत मतलब किसान, मतलब सीधा सरकार से संबंध। ठीक है, जब एक पद्धति चल रही होगी उसी समय दूसरी पद्धति आती रही होगी। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको इसमें क्या है कि इससे सरकार की छवि सही रहती है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका इसमें डायरेक्ट क्या है, सरकार और किसान के बीच में कोई नहीं रहेगा। मतलब क्या है, डायरेक्ट सरकार क्या करें, किसानों से वसूली करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त बोलते हैं। इसको उत्तरदायी कारक क्या हो गए, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के पीछे ब्रिटिश आवश्यकताएं की स्थानीय परिस्थितियां एवं यूरोपीय विचारधारा की भूमि थी। वस्तुतः स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व राशि निश्चित कर दी और गई, और अतः ब्रिटिश की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अतः अब ऐसी पद्धति की आवश्यकता थी जिसमें समय समय पर भू राजस्व का राशि पुनः निर्धारित किया जा सके। भारत के दक्षिणी भाग में पश्चिमी क्षेत्र पर ब्रिटिश के विस्तार के साथ ही भू राजस्व प्रणाली लागू करनी थी। इन क्षेत्रों में कोई स्पष्ट जमींदार के मौजूद नहीं था तथा भौगोलिक दशाओं की भूमि की आवश्यकता, उत्पादकता तथा संरचना को अलग अलग करती थी। अब क्या, इंग्लैंड में रिकॉर्डों की लगान संबंधी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी।
इसमें इसके तहत कहा गया कि किसानों द्वारा जो उत्पादन होता है उसमें श्रम मूल्य निकाल दिया जाए तो उसका अधिशेष बचता है वह सरकार के पास जाना चाहिए, किंतु इस अधिशेष का अधिकतम अंश बिचौलिए हड़प लेते हैं। अतः बिचौलियों का समाप्त कर दिया गया और सरकार किसानों व सरकार के बीच प्रत्यक्ष संबंध बनना चाहिए। इससे क्या है कि आपका सरकार की छवि भी अच्छी होती है और तथा इससे प्रेरित होकर भारत में भी बिचौलियों को समाप्त कर प्रत्यक्ष संबंध, इस विचारधारा से प्रेरित होकर भी शरीयतवाड़ी व्यवस्था की लागू की गई। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी कि मतलब किसानों को भूस्वामी मानकर उसे भूमि को पट्टा दिया गया और प्रत्येक 20-30 वर्षों में भू राजस्व का पुनः निर्धारण किया जा सकता था। ठीक है, और क्या इस व्यवस्था से भूमि का सर्वेक्षण किया गया और सामुदायिक संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। बंजर भूमि भी सरकार के नियंत्रण में रही। नेक्स्ट, सरकार प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और किसानों को जमीन खरीद की बिक्री का अधिकार दिया गया। ठीक है, यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंधित 51% क्षेत्र पर लागू थी, जिससे दक्षिणी भाग का क्षेत्र भी शामिल थे। कर्नल रीड ने 1792 में इसे सर्वप्रथम मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया। ठीक है, किसने किया? कर्नल रीड ने। कहाँ कब किया ये? 1792 में। कहाँ किया? मद्रास के 12 महल जिले में। ठीक है, इसे आगे चलकर थॉमस मुनरो ने संपूर्ण मद्रास प्रांत एवं एल्फिस्टन ने बॉम्बे में लागू किया। यहाँ बॉम्बे गवर्नर कौन था? प्रिंगल को भूमि का सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसके परिणाम क्या क्या हुए? इसमें परिणाम क्या क्या? सैद्धांतिक दृष्टि से किसान संबंधित स्थिति में था, जो क्योंकि वह भूमि की स्वामी था, किंतु व्यवहारिक स्थिति में वह परतंत्र स्थिति में था, इसलिए किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। वस्तुतः भू राजस्व का अधिकतम राशि के लिए किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। फलतः वह ऋण ग्रस्त हुआ और उससे भूमि को बेदखल किया जाने का लगा। इस तरह वह महाजनी व्यवस्था के कारण वह मालिक से मजदूर बन गया। मतलब इसमें क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि मतलब अब जैसे सरकार को क्या करना है, राजस्व तो देना ही है। अगर राजस्व नहीं तो क्या करेगा? तो उसके लिए पूंजी चाहिए खेती करने के लिए। तो पूंजी क्या करता था? वो पूंजी के लिए वो महाजनी के पास जाता था पूंजी लेने के लिए। तो इससे क्या है कि पूंजी लेकर अपना फिर अन्न का उत्पादन करेगा। फिर जो अन्न होगा उसमें से पूंजी छाट कर फिर जितना भी बचा वो सब क्या करते थे? सब अंग्रेज ले लेते थे। इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जो किसान थे और गरीब से गरीब होते गए। नेक्स्ट आपका क्या है? इसमें महालवाड़ी बंदोबस्त। इसमें क्या? महाल मीन्स गाँव। इसमें क्या? महालवाड़ी बंदोबस्त में गाँव के स्तर पर समझौता किया गया। इसमें क्या? महाल का तात्पर्य क्या? गांव। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया से सरकार का लगान संबंधी समझौता हुआ। इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इस व्यवस्था को जनक किसको माना जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, जिससे सर्वप्रथम 1822 में इसे लागू किया गया। दूसरा, महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महाल या गांव के आधार पर किया जाता है। ठीक है, भू राजस्व का भुगतान कृषक द्वारा व्यक्तिगत रूप से गांव के मुखिया के पास किया जाता है। ठीक है, यदि कोई किसान लगान नहीं देता था तो वह भूमि का ग्राम सभा के अधीन चली जाती थी। तो इसमें यह व्यवस्था थी कि गांव का मुखिया क्या करेगा? जो भी कर है इकट्ठा करके सरकार को देगा। नेक्स्ट, तीसरा क्या है आपका? इस व्यवस्था में समय समय पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू किया गया, जिसमें कौन था? मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत और पंजाब का क्षेत्र शामिल थे। इस व्यवस्था में किसानों के अत्यधिक शोषण हुआ। वस्तुतः एक तरफ भू राजस्व की राशि अत्यधिक थी, जिसमें समय समय पर वृद्धि होती रही, तो दूसरी तरफ यहाँ भी जमींदारी व्यवस्था का समान ही गाँव के मुखिया के रूप में एक शोषक वर्ग सामने आया। नेक्स्ट क्या है कि मतलब ब्रिटिश भू राजस्व नीति का परिणाम। अब इसके क्या क्या परिणाम हुए? तो इसमें पहला पॉइंट क्या आपका? किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। दूसरा क्या है आपका? ग्रामीण समाज का आर्थिक विभाजन गहरा हो गया। फलतः कृषक संबंधों में तनाव बढ़ा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या आपका? भूमि को खरीद बिक्री का योग बना दिया गया। फलतः ऋण लेने की प्रवृत्ति लागू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मुकदमेबाजी का विकास हुआ और संयुक्त परिवार में टूटन। अधिकतम भू राजस्व चुकाने के लिए किसानों की नकदी फसल उगाने के लिए बाध्य किया गया। फलतः
खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ और अतः अकाल की बारंबारता बढ़ी। अब इसके निष्कर्ष क्या कैसे हैं? तो ब्रिटिश भूराजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक भूराजस्व की प्राप्ति करना था, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में भूराजस्व की जो जो भी पद्धतियां लागू की गई, उसमें किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, क्योंकि किसान भारत की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करता था, गांवों में रहता था। इस दृष्टि से भारत के गांवों में भारत गांवों में बसता था। अतः किसानों को निर्धनीकरण से गांव निर्धन हुए, भारत निर्धन हुआ। इतनी ही नहीं, ब्रिटिश भूराजस्व की नीति से गांव अशांत हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति समय समय पर होने वाले किसान एवं जनजाति विद्रोहों के रूप में देखी जा सकती है। इसमें क्या हुआ कि इसका जो भी मतलब किसान थे, सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ किसान का हुआ, वो और ज़्यादा निर्धन हो गए और ज़्यादा गरीब हो गए। इसके कारण क्या हुआ कि विद्रोह बढ़ा। तो इस विद्रोह हुआ जिसमें समय समय पर देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारा जनजातीय विद्रोह हुआ। किसके प्रति हुआ? अंग्रेजों के प्रति हुआ। तो इस तरह हम लोगों ने तीन व्यवस्थाएं देखी। महलवाड़ी बंदोबस्त देखे, रैयतवाड़ी देखे और फिर अस्थाई बंदोबस्त देखे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब।